नमस्कार, मैं हूं प्रफुल्ल केदारे और आप देख रहे हैं एसएसटी मुक्तांगण, जहां व्यक्त होंगे मुक्त विचार मुक्त मन। दोस्तों, आज जागतिक योग दिन। सबसे पहले तो इस दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। योग हमारे देश की प्राचीन संस्कृति है, प्राचीन परंपरा है, जिस विद्या को आज विश्व ने अपनाया हुआ है। हमारे शरीर को, हमारे मन को सशक्त करने के लिए, स्वस्थ करने के लिए योग हमेशा काम आता है। जी हाँ, आइए इस मौके पर, इस अवसर पर हम योग के बारे में चर्चा करते हैं। और इसके लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित है सोनिया धामी जी, जो 20 साल से योग विद्या का अपना दान विद्यार्थियों को दे रही हैं। हमारे देश की प्राचीन योग धारणा मानवीय जीवन को समृद्ध और संपन्न करती है। खासतौर पर अधिकतम तनाव और अतिश्रम में रहने वाली महिलाओं को अंतर्बाह्य सक्षम करने के लिए और सकारात्मक विचार एवं ऊर्जा प्राप्त कराने भी योग मददगार है। यह आपका स्वानुभव है। यही विचार आप समाज में परावर्तित करने का काम 20 सालों से कर रहे हो। आपने मुंबई के इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ योगा यहाँ से 2007 में योग का तंत्र शुद्ध प्रशिक्षण प्राप्त किया। घरेलू कामगार महिला हो, चाहे उद्योजक, चाहे नौकरी करने वाली महिला, उन्हें उल्लासनगर के स्वामी शांति प्रकाश योग प्रशिक्षण केंद्र के माध्यम से आपने अनगिनत महिलाओं को योग का प्रशिक्षण दिया है। अष्टांगिक मार्ग की योग साधना पर आपका दृढ़ विश्वास है। आज की महिलाओं को हमारे आत्म संरक्षण के साथ खुद के आत्मसम्मान की रक्षा करना भी बेहद जरूरी है, यह आपका मानना है। महिलाओं को अपना परिवार, समाज और देश संभालने के साथ साथ खुद के स्वास्थ्य के प्रति सजग होना भी निजी जिम्मेदारी और ज़रूरत है। तो ही एक स्वस्थ, सक्षम नारी एक सशक्त समाज का निर्माण कर सकती है, और इसी पर आप काम कर रहे हो। आपकी इस सोच को एसएसटी महाविद्यालय का दिल से सलाम। आज के हमारे एसएसटी मुक्तांगण के अतिथि वक्ता है योग गुरु सोनिया धामी। तो दोस्तों, खुद से खुद को मिलाता है योग, हमारे मन और शरीर को स्वस्थ रखता है योग। मेरे साथ है आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित योग गुरु सोनिया धामी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है एसएसटी मुक्तांगण में। धन्यवाद धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं एसएसटी कॉलेज के फाउंडर जेसी पोरस्वामी जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ जैसे समाज के और भी फील्ड्स हैं, सब स्पोर्ट्स हो गई या पर्यावरण को बचाना हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल आज योग दिवस के उपलक्ष्य में उन्होंने आज योग चर्चा रखी कि हमारे भारतीय देश की जो पुरानी पद्धति है उसको हम अपने स्टूडेंट्स में, अपने छात्राओं में कैसे दोबारा से प्रचलित करें। तो तहे दिल से शुक्रिया एसएसटी कॉलेज का, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, सबसे पहले तो शुरुआत यहीं से करते हैं कि हमारी योग साधना जो है उसको कई सालों की परंपरा है। तो इसकी प्राचीन पार्श्वभूमि क्या है? एक्चुअली अगर हम पुरातन पार्श्वभूमि की चर्चा करें तो सही मायने में योग का संबंध महादेव से है, पर योग ऋषि पतंजलि ने उसको साधारण मनुष्य के लिए उसको एक सरल तरीके से पेश करके आम व्यक्ति भी उसको सहजता से कर सके, तो उसके लिए एक राज्य योग, अष्टांग योग का एक मार्ग हमें दिखाया। पर फिर भी जब मैं आपको योग की भूमिका या योग के बारे में बताएं तो आज तक किसी भी पुस्तक में योग की कोई एक पर्टिकुलर परिभाषा आपको कभी भी नहीं मिलेगी। योग को जितना जिसने अपने लेवल पे समझा, अपने स्तर पे जाना, योग की वही परिभाषा प्रचलित हुई। पर अगर हम पद्धति की बात करें तो योग एक युज धातु है, उससे आया शब्द है ये योग। जिसका मतलब होता है संयोगता। तो संयोगता मतलब जोड़ना या जुड़ना। अच्छा। हाँ। जैसे कि आपने कहा इस महादेव युग से इसकी शुरुआत हुई होगी। इसका अंश हमने महाभारत, रामायण या बुद्ध धम्म के कई अंशों में भी देखा हुआ है। हाँ। आपने जिक्र किया कि योग के अष्टांग मार्ग भी हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। योग के अलग अलग मार्ग हैं।
पहले आता है कर्म योग। कर्म योग में हम एक्शन, जैसे हम कोई भी सेवा देते हैं, जैसे हमने प्रोग्राम के शुरुआत में ही बोला कि हम अपनी कोई भी सेवा सोसाइटी के प्रति बिना किसी फल की इच्छा किए देते हैं, तो वो कर्म योग में आता है। तो उसके बाद आता है भक्ति योग। भक्ति योग में ऐसा होता है कि हमें अपना पूरी तरह से अपने इष्ट, अपने देवता के प्रति समर्पण हमारे गुरु के प्रति बताया जाता है, तो वो भक्ति योग है। क्योंकि कभी कभी हम महिलाओं को जैसे सत्संग पे जाना, उधर भजन सिमरन करना, तो एक उसमें मन जुड़ता है, हम अपने देवता गुरु के आगे पूरी तरह समर्पण की भावना हमें भक्ति योग सिखाता है। उसके बाद है ज्ञान योग। ज्ञान योग का ऐसे है कि ज्ञान हमें अपनी अंदर की आंतरिक शक्तियां जो हैं वो पहचानने में मदद करता है, और ज्ञान योग में हम फिर सफलता की सीढ़ियां हैं वो आगे आगे चढ़ते जाते हैं। और चौथा आता है राज योग। राज योग को हम अष्टांग योग भी बोलते हैं, और पांचवा है हठ योग। तो ऐसे अलग अलग वे हैं। हम डे टू डे लाइफ में इजी गोइंग वे से ज़्यादातर राज योग को अपनाते हैं, अष्टांग योग को अपनाते हैं, क्योंकि मैं अष्टांग योग को अपनाती हूँ। तो उसका 8 स्टेप हैं अलग अलग, जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो उसके बाद पांचवा हठ योग है। तो हठ योग इज ए क्लीजिंग टेक्निक, हमारे शरीर की शुद्धि करने के लिए आगे का हठ योग से राज्य योग का रास्ता स्टार्ट होता है। तो योग का विस्तार ऐसे है कि अगर योग के एक एक, जैसे मैंने आपको 5 उसके वे बताए हैं, तो एक एक पे अगर हम डिस्कस करें तो शायद पूरा दिन भी उसके लिए कम पड़ेगा। नहीं, लेकिन हम अष्टांग मार्ग जो है उसको थोड़ा सा जानना चाहेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा आम पर्सन के लिए इजी गोइंग है। उसमें जैसे मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड स्टेप बताया कि यम और नियम। यम और नियम में ऐसे है कि भाई हमें कौन से रूल्स फॉलो करने हैं और कौन सी बातें हमें नहीं करनी है, वो चाहे अपने शरीर के प्रति हो, चाहे हमें मानसिक प्रति हो। और उसके बाद आता है आसन, क्योंकि आज का हमारा जो वे टू वे लाइफस्टाइल है वो ऐसा है कि हमें किसी भी तरह की फिजिकल एक्शन की ज़रूरत पड़ती है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि हमारे शरीर पहले जैसा मेहनत नहीं है, हमारा लाइफस्टाइल डिफरेंट है। तो हमें शरीरक योग, शरीरक एक्सरसाइज कोई ना कोई करनी पड़ती है। आसन करके हम शरीर को पूरी तरह से साध लेते हैं। आसन के बाद आता है प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब ये होता है कि आपको कम से कम 15-20 मिनट या 25 मिनट या आधा घंटा अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से किसी एक आसन में बैठ के प्राणायाम करना होता है। तो वो आसन के प्रति हम शरीर को साधते हैं कि हम एक ही आसन में 15-20 मिनट बैठ के प्राणायाम कर सकें। उसके बाद आता है प्रत्याहार, और खान पीन का तो हमारे जीवन में अहम रोल है ही है। तो धारणा, ध्यान और आगे समाधि। जैसे हमारा आहार होता है वैसे हमारे विचार भी बनते हैं। वो हम हमारे ग्रंथों में ही लिखा हुआ है कि जैसा अन्न वैसा मन। तो अगर हम सात्विक रहेंगे तो हमारे विचार भी सात्विक ही रहते हैं, ऐसा हमने देखा है। जैसा कि आपने कहा कि हमारी जीवन शैली में काफी अभी बदलाव आया हुआ है, और खासतौर पर अगर हम बात करें महिलाओं की, तो आज वो अपना ऑफिस भी संभालती है, अपना घर भी संभालती है। उस दौरान अगर उसको योग की साधना का, योग का किस तरह से फायदा होता है? देखिए ऐसे है, अगर महिलाओं के बारे में बात की जाए तो हमारा मानना ये है कि एक महिला में पूरे समाज की सृजना करने और अपने समाज को आगे प्रगति पे, रास्ते पे लेके जाने का अहम योगदान होता है। क्योंकि कोई भी चीज़ होती है वो हमारे घर से स्टार्ट होती है। अगर हमारी आज के ज़माने की महिला शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और भौतिक रूप से, जो कि ये चारों स्टेप्स पे योग काम करता है, तो अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो वो सबसे पहले अपना ध्यान रखेगी। क्योंकि योग में हमेशा बताया जाता है कि आपकी सबसे पहली जो ड्यूटी है अपने प्रति है, फिर अपने फैमिली और फ्रेंड्स के प्रति, फिर सोसाइटी के प्रति और फिर हमारे देश के प्रति।
तो अगर वो योग को अपने डे टू डे लाइफ में अपनाती है तो वो सबसे पहले अपना खुद का ध्यान रखेगी और वही अपने जो विचार है, अपना किया हुआ लाइफ का एक्सपीरियंस है, वो अपनी फैमिली और परिवार को भी दे सकेगी। अगर हम हेल्दी फैमिली और परिवार है तो ऑटोमेटिकली एक हेल्दी समाज की स्थापना हो जाती है। बाकी आज की डे टू डे लाइफ के हिसाब से अगर हम बात करें कि हमारी महिलाओं का जीवन काफ़ी कठिन है, घर का काम करके फिर ट्रेन की जर्नी करके, अगर हम बॉम्बे की बात करें तो उनका ऐसे होता है कि जितना हमने अपनी लाइफ में अनुभव किया है कि हम 24 आवर्स में जितनी देर तक हम जाग रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, अगर शरीर और मन की संतुलनता बना के करते हैं तो हम चलते फिरते भी योगा कर रहे हैं। तो अगर जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आज से योगा के बारे में चर्चा कर रही हूँ तो लेकिन मेरा ध्यान है कि इसके बाद मुझे और क्या करना है, तो दैट इज नॉट योगा। अगर हम योगा के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं 100% आपको चर्चा में योगा के बारे में ही अपना मन और शरीर के एक्शन बता के कर पा रही हूँ, तो वो योगा है। ऐसे हमारी महिलाएं भी डे टू डे लाइफ में, छोटी सी एग्जांपल है, हम घर में नाश्ता बनाते हैं, अगर हम वही 100% नाश्ता बनाने पे ही कॉन्सेंट्रेट करें लेकिन हमारा दिमाग चलता है अभी दोपहर को खाने में क्या बनेगा, तो जो काम कर रहे हैं उसी को पूरी 100% कंसंट्रेशन के साथ करना भी हम चलते फिरते योगा। भले वो 15 मिनट हो, 10 मिनट हो, लेकिन उसको आपको चित्त एकाग्रता होना, एकाग्रचित करके करना, राइट। तो जैसे कि आपने योग साधना के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन विपश्यना भी उसी का एक अंग होता है, या दोनों में कुछ ऐसा सह संबंध है या कुछ फर्क है विपश्यना और योग साधना में? विपश्यना और योग ये एक दूसरे के परिपूरक हैं। विपश्यना राजयोग अष्टांग योग का 7वां स्टेप है, ध्यान आता है, क्योंकि विपश्यना में भी ध्यान ही आता है, तो उनका अपना अलग वे है, लेकिन होके ये राजयोग से ही जाता है। जैसे मैंने आपको बताया यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, तो ये 7वां स्वरूप है योगा का। पर ये है, अगर इनके वर्किंग की बात की जाए तो वो एक दूसरे के परिपूरक है, उनका एक अपना अलग फील्ड है और योगा का अपना अलग हो जाता है। अच्छा, लेकिन दोनों का साध्य एक ही है कि अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करना हो। साध्य की बात ऐसे होती है कि जैसे हम योग साधक हैं, हम नॉर्मल इंसान जब बोलता है कि हम साधना करते हैं, हम धारणा करते हैं, हम ध्यान करते हैं, तो हम परमात्मा को पाने के लिए करते हैं। हम बहुत सारे भक्ति योग में ये बोलते हैं कि हमने ये किया, हम मतलब हम भगवान को पा रहे हैं। तो योग साधक उसी सिचुएशन को, उसी स्थिति को पीस ऑफ माइंड बोलता है। अच्छा, तो ये तो रही महिलाओं की बात। तो मैं जानना चाहूंगा कि हमारे छात्र हैं या आज की विद्यार्थी दशा में जो बच्चे हैं, काफी तनाव में रहते हैं, उनके ट्यूशन्स होते हैं, उनके क्लासेस होते हैं, उनके एक्स्ट्रा क्लासेस होते हैं, पीठ पर बहुत सारा किताबों का बोझा भी होता है। तो उनको इस तनाव मुक्ति से राहत मिले और एक उत्साहित वातावरण मिले, इसके लिए योग किस तरह से सहायक होता है? देखिए, योगा तो स्ट्रेस लेवल को 100% डाउन करने में बहुत अच्छी तरह से सहायक होता है। योग शास्त्र में हमें छात्राओं को प्रेरित करने के लिए हमें ये हमारा मानना है कि ये सिलेबस में डालना पड़ेगा। योग जो सब्जेक्ट है ना, ये सिलेबस में हमें पुट ऑन करना पड़ेगा पूरी ऑफिशियली, ताकि हम जो हमारी भारतीय पद्धति है, हमारे ये पुराने संस्कार हैं, वो हम छात्रों तक पहुंचा सके। क्योंकि योगा के क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे आसन हैं। फॉर एग्जांपल एक बहुत सिंपल सा भुजंग आसन है, अगर हम वो डेली स्कूल्स में कराएं भुजंग आसन, तो हम ये अच्छे से उस पर एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि 10 बच्चों को डेली वो 5-5 मिनट आसन कराया जाए और 10 को नहीं कराया जाए। आप ये कंटिन्यू 3 मंथ्स करके देखिए। भुजंग आसन डेली करने से कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, जो आने वाले अपनी जो वे ऑफ लाइफ है उनमें बच्चों को काम आता है। दोस्तों, मैडम का यह कहना है कि योगा अभ्यास ये अपने अभ्यासक्रम का एक भाग होना चाहिए, जिससे बच्चों में ध्यान साधना हो या योग साधना के माध्यम से उन्हें कंसंट्रेशन लेवल तो बढ़ेगा, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, उनमें नम्रता विनयशीलता भी ज़्यादा आएगी।
मैडम आपके साथ काम कर चुके हो और आपके शायद वो गुरु भी है Yes. राजेंद्र कुमार पडियार, जी जो हाँ। स्वामी विवेकानंद योग गुरु केंद्र के वो Yes, संचालक है। संचालक है। जी तो हाँ। आपका सफर एज अ ट्रेनर उन्होंने बहुत नजदीक से देखा है। जी हाँ। आपके कार्य के प्रति उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की है, वो देखते हैं। नमस्कार। मैं समझता हूँ जब से यहाँ पर हमारे योगा क्लासेस शुरुआत हुई है तब से मिसेस सोनिया दामी जी मैं जानता हूँ। वो पहले हमारे क्लास में जो रेगुलर हमारा योगा बैचेस चलता है उसी बैच में एज ए पार्टिसिपेंट्स उन्हें ज्वाइन किए। कोर्स पूरा होते ही हम उनको हमारे सेंटर में जो योगा जो स्वामी विवेकानंद योग केंद्र है वो केंद्र में उनको हमने कहा कि आप 1 घंटा सेवा दीजिए, जो प्रतिदिन वो आ करके 4 से 5 हमारे जो बैचेस चलता है वो बैचेस में क्लास ले रहे थे और उनके क्लासेस और उनके लोगों के साथ बातें करने का जो तरीका है तो हम ऑब्जर्व कर रहे थे, लग रहा था कि बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा है। पॉजिटिव विचारधारा है और पॉजिटिव चिंतन है जो लोगों को प्रभावित कर रहा था। थैंक यू सो मच राजेंद्र सर, आपने इतनी अच्छी मेरे लिए अपनी भावना व्यक्त की। मैं चाहती हूँ कि भविष्य में भी आपका आशीर्वाद ऐसे ही हम पे बना रहे। धन्यवाद। क्या बात है। मैम, जैसा कि आप कहते हैं कि सोच हमारे जीवन को गति देती है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि बहुत से बार ऐसे हमारे जीवन में प्रसंग आते हैं कि हम निराशा के पास चले जाते हैं, जहाँ से आत्महत्या तक के लोग पर्याय को चुनते हैं। तो योग के माध्यम से सकारात्मक ऊर्जा निर्माण हो, सकारात्मक सोच निर्माण हो, ये किस तरह से मुमकिन होता है? मैं 22-23 साल से योग के फील्ड में हूँ, तो मैं भी आपके साथ वही भावना व्यक्त करूंगी जो 20-22 साल से मैंने सोचा, समझा या जाना या मैंने ग्रहण किया। तो योग का ऐसे है कि ये शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक पद्धर पे हमारा हर स्तर पे काम करता है, ये हम जानते हैं। अब ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि मैं अगर उसको सिर्फ शारीरिक पद्धर पे ले रही हूँ तो मैं फिजिकली फिट रहूँगी, अगर मैं उसको साथ में मानसिक स्तर पे भी ले रही हूँ तो ऑब्वियसली मैं उसमें शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर पे फिट रहूंगी। और आगे चल के आता है आध्यात्मिक और बौद्धिकता, तो वो हमारी अपनी सोच पे डिपेंड करता है। बिकॉज योगा में बहुत सारे ऐसे आसन हैं जो हमें, जैसे मैं आपको वज्रासन की एग्जांपल दूंगी। ये एक सिंपल वज्रासन है, घुटने टेक के बैठना, वो हम आगे की तरफ झुकते हैं, तो वो हमारे में एक शारीरिक फिटनेस, मानसिक फिटनेस के साथ हमें नम्रता का भाव सिखाता है। वो आसन करके ऑब्वियसली हमारे ऑटोमेटिकली मन में नम्रता का भाव आना शुरू हो जाता है। जैसे कि आपने वज्रासन का जिक्र किया है, तो उससे इंसान झुकना सीखेगा। यस। तो मैम, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी योग साधना को परिवर्तित होते होते बहुत साल हो गए, हाँ। तो आज के टेक्निकल युग का उस पर कुछ प्रभाव पड़ा है? अगर मैं ऑनेस्टली, ईमानदारी से प्रफुल्ल जी बात करूँ ना, कि योग को भ्रष्ट कर दिया गया है। ये हमारी भारतीय संस्कृति और भारतीय पद्धति का योग नहीं था। इसको अभी व्यवसाय का एक कारण, विषय बना लिया गया है। हम ये नहीं बोलते कि कोई व्यवसाय करना गलत है, पर उसको योग के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। योग जैसे प्योरिटी के साथ था वैसे ही प्योरिटी के साथ रहना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। क्योंकि आज हमारे देश को इस बात का फक्र होना चाहिए कि फॉरेनर्स आके इस पे स्टडी कर रहे हैं, वो हमारे योग पद्धति अपने देश में अपना रहे हैं और हम उनके देश की जो पद्धति है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, जो अलग अलग विधियां हैं, हम उसको योग के साथ मिक्स करके सिर्फ थोड़ी देर के लिए लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए अपना व्यवसाय बनाते हैं। मैं इसके लिए बिल्कुल एग्री नहीं हूँ। हम उसके लिए अलग क्लास रखें, लेकिन योग को मिक्स हमें साथ में नहीं करना चाहिए। आई एम रियली सॉरी इफ माई वर्ड्स हर्ट्स एनीवन, पर योग और अदर जो एक्सरसाइज है उनको डिफरेंट रखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल। अगर योग एक विद्या है और विद्या की विशुद्धता, उसकी प्रचार की बहुत हाँ। बड़ी सामर्थ्यता उसमें रहती है। तो योग का महत्व हमें इस कोविड काल में भी बहुत नजदीक से अनुभव करने को मिला है। आयुष मंत्रालय ने भी इसकी पुष्टि की थी। जी हाँ। तो जल नीति हो या योग साधना हो, तो आपका क्या निरीक्षण रहा है कि इस कोरोना काल में लोगों ने योग को कितना अपनाया? अगर कोरोना काल की बात की जाए तो
मैं समझती हूँ कि लोग रियल भारतीय संस्कृति और भारतीय पद्धति को समझे हैं, क्योंकि हमने इतना डर गए थे हम लोग, उसमें मैं भी इन्वॉल्व हूँ, कि हम अपने आयुर्वेद के ही बहुत सारे उपचार कर रहे थे। मैं सोशल मीडिया पे या अदर बाकी जगह देखती थी कि लोग वही फार्मूले अपना के अपना कहीं ना कहीं किसी ना किसी ढंग से हमें कैसे बचना है वो उपचार कर रहे थे। कोविड में शारीरिक और मानसिक स्टेबिलिटी की तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तो सबने ही योग किया है और ख़ास करके प्राणायाम की महत्वता समझ में आई है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से हमारा प्राणायाम है जो वो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाता है। ये तो हम लोगों ने देखा है कि डिजिटल मीडिया पे उस वक्त कोरोना काल में योग के कई सारी वेबसाइट्स, कई सारे प्रात्यक्षिक लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा देखे होंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि नई पीढ़ी इस योग विद्या की तरफ आकृष्ट हो रही है क्या? इतनी उत्सुकता से, गंभीरता से योग को अपना रही है क्या? जी हाँ, अपना रही है, ऐसे नहीं है कि नहीं अपना रही है, लेकिन उसमें हमें थोड़ा सा अपने एफर्ट्स और लगाने पड़ेंगे। हमें डायनामिक टैलेंटेड टीचर्स पैदा करने पड़ेंगे ताकि योग जो है हम घर घर तक पहुंचा सके और अपनी आने वाली जनरेशन है जो उसको हम बचा सकें। क्योंकि मेरा पर्सनल अनुभव रहा है, एक्सपीरियंस रहा है कि हमने जो हमारे भारतीय संस्कृति में प्रॉब्लम आई है कि हमने पूरी तरह से ना तो वेस्टर्न कल्चर अपनाया है और ना अपनी जो सभ्यता है पूरी तरह से छोड़ी है। हम लटके हुए हैं बीच में, जिसकी वजह से हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हम फैशन प्रस्ती के चलते वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हैं, लेकिन हम मूल रूप से भारतीय होने की वजह से हम अपनी संस्कृति, हम अपनी सभ्यता भूल भी नहीं रहे हैं। मैम, हमारा एसएसटी कॉलेज जो है वो एनएसएस डीएलएलई डिपार्टमेंट के माध्यम से कई सारे सामाजिक उपक्रमों में शामिल भी रहता है, उनका आयोजन भी करता है। तो क्या योग साधना को लेकर अगर हम बच्चों के बारे में कुछ अच्छा कंस्ट्रक्टिव काम करना चाहे तो आपकी भूमिका क्या रहेगी? बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छी बात बोली है। अगर ऐसा कुछ मेरा जहाँ भी सहयोग कॉलेज की मैनेजमेंट को लगेगा तो मैं ऐसी अच्छी जो काम है करने के लिए हमेशा तत्पर रहूँगी, और जो भी मेरा सहयोग बन पाएगा, जब बच्चों को जैसे भी ट्रेनिंग करनी है, चाहे वो जैसे एनसीसी के कैडेट्स आप बोल रहे हो वो फिजिकल लेवल पे हो, मेंटल लेवल पे हो, तो मेरी 100% पूरी सपोर्ट रहेगी उनको। मैं एक बार फिर से डॉक्टर जेसी पोरस्वानी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि ऐसे अच्छे सामाजिक भलाई के मुद्दों को चर्चा का विषय बना के वो हमेशा सामाजिक भलाई का काम करते हैं। उनको किसी भी प्रकार का मेरा सहयोग या मेरी सेवा लगेगी तो मैं उसके लिए हमेशा हाजिर हूँ, बच्चों को योग शिक्षा देने के लिए या उनको मेंटली काउंसलिंग करने के लिए। धन्यवाद। क्या बात है। मैडम ने यहाँ पर एक बात तहे दिल से कही है कि विद्यार्थियों को शारीरिक और मानसिक सक्षम बनाने के लिए अगर कोई कदम बढ़ाने की कोशिश है तो मेरा भी उसमें कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग रहेगा। आपने जैसे कहा कि सामाजिक भलाई के लिए जिस तरह से आप काम करते हो, हमारा कॉलेज काम करता है, अगर हर एक व्यक्ति यह सोचे और समाज की भलाई के लिए अपना एक हाथ भी बढ़ा दे तो मुझे लगता है कि इस समाज को सशक्त, समृद्ध, संपन्न होने में देर नहीं लगेगी। मैडम जी, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकाल कर यहाँ पर आए, हमारे दर्शकों को योग के बारे में डिटेल में आपने जानकारी दी। आपका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, समाज के कल्याण में ऐसे ही काम करने वाले कई चेहरों को हम आपसे रूबरू कराते रहेंगे। आप देखते रहिए एसएसटी मुक्तांगन।